नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो D7 वीज़ा के ऊपर रहेगी, जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड है। इसकी कुछ दिन पहले मैंने सक्सेस स्टोरी भी डाली थी, और उससे पहले भी मैंने कुछ जो मार्केट के अंदर D7 वीज़ा के ऊपर स्कैम चल रहे हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो हमारे 2 चैनल हैं, इनको ब्राउज़ करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। हम इन दोनों चैनलों के ऊपर डेली 2-3 वीडियोस डालते ही रहते हैं, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम इन चैनलों के ऊपर डालें, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे ये दोनों चैनलों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ को टच करूँगा। D7 वीज़ा की आपको नंबर ऑफ़ वीडियोज़ मिलेंगी हमारे बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के ऊपर, इवन आप गूगल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हम वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो हमने प्रैक्टिकली की होती हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट को या जहाँ पर जो एम्बेसीज हैं उनको इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। हवा में हमारा कोई भी काम नहीं है। और इवन किसी भी वीडियो के अंदर आपको टैक्स सिस्टम के बारे में नहीं बताया जाता कि जो D7 वीज़ा ले लेता है, जो NHR का स्टेटस ले लेता है, जिसको नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट कहते हैं, उसको फिर टैक्स क्या लगता है वहाँ पर, और पुर्तगाल के अंदर टैक्स सिस्टम है क्या, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियोस आपको ब्लॉगर्स की मिलेगी या जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने व्यूवर्स या जो सिर्फ यूट्यूबों के ऊपर डिपेंड हैं अर्निंग पर्पज़ के लिए, वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स मिलेंगी। लेकिन अगर आपने इस टाइप के कोई भी वीज़ाज़ अप्लाई करवाने हैं, चाहे वो D7 है, चाहे वो D2 है, चाहे आपने कोई स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे कोई फैमिली रियूनियन है, व्हाट्सएवर वीज़ा है, तो आप एटलीस्ट उस पर्सन के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिसका अपना फुल फ्लेज इमिग्रेशन का ऑफिस है, चाहे वो इंडिया के अंदर है, चाहे वो पुर्तगाल के अंदर है, जो सिर्फ इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करता है, जो कि नॉट डिपेंड ऑन यूट्यूब की इनकम के ऊपर। ये आपने डिसाइड करना है, और एटलीस्ट उसकी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखें, उसकी रिसर्च देखें, उसके बाद आप अपना डिसीज़न लें। तो थोड़ी सी अपडेशंस भी दे दूं पुर्तगाल के बारे में। सबसे पहले जो डिसकंटिन्यू हुआ है गोल्डन वीज़ा, उसको डिसकंटिन्यू होने के बाद देयर इज़ ए लॉट ऑफ डिमांड D7 या D2 वीज़ा की। तो दूसरी अपडेशन ये है कि जो सेफ है वो अभी रीस्ट्रक्चर हो रहा है, वो APMA में कन्वर्ट हो रहा है। APMA क्या है? जो पुर्तगाल एजेंसी फॉर माइग्रेशन एंड असाइलम है। ये एक न्यू उनका रिस्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। वो उसको लाने का कारण क्या है? उसको लाने का कारण ये है कि बहुत सारी पेंडेंसी है 2021 से पड़े हुए हैं। बहुत सारे जो लोग रेजिडेंसीज अप्लाई करते हैं 2021-22 वालों को अभी डेट्स नहीं मिल पा रही फिंगर्स की। तो दैट रीज़न अभी इसको वो सेफ को रिस्ट्रक्चर करके APMA में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। मार्च तक ये हो जाएगा, और जो उनका रेजिडेंसी का प्रोसेस है बहुत फास्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो अभी इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कितनी इनकम चाहिए अगर आपने ये D7 वीज़ा लेना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि D7 वीज़ा इतना लिक्विडिटी वीज़ा है, विदाउट इन्वेस्टमेंट फर्स्टली, दूसरा विदाउट एजुकेशन, और विदाउट आप एज बार, और विदाउट आप कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से ये वीज़ा ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा ऐसा लुक्रेटिव वीज़ा है जो ऐसी चीज़ों को छोड़ के आपको मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में सेटलमेंट होने के लिए लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती हैं। तो यहाँ पर ना आइल्स, ना एज बार, ना एजुकेशन हैं, तो आप इसको किस वे से इनकैश कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको आपने कैसे फॉलो करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और आपने जब भी ये वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इवन हमारी वीडियो को उन पर्सनों के साथ भी क्रॉस चेक करना है जिसके थ्रू आप ये सर्विस लेने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि मैं D7 वीज़ा की सर्विस किस कंसल्टेंट के थ्रू हायर करूं। अभी क्राउन इमिग्रेशन इट इज़ नॉट डिपेंड ओनली D7 वीज़ा, जो रिटायरमेंट वीज़ा पुर्तगाल का है। हमारे पास
जो रिटायरमेंट वीज़ा है कम से कम 20 से 25 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, बट हर एक कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पर जो पर मंथ की आपकी पैसिव इनकम है वो 760 यूरो की होनी चाहिए, जो आज की डेट के वहाँ का बेजिस रेट है, प्रिविलेज बेजिस रेट के अकॉर्डिंग में बताया है पुर्तगाल के। लेकिन अनदर कंट्रीज़ में, किसी कंट्री में पर मंथ की इनकम आपकी 2000 यूएस डॉलर की है, किसी में 3000 की है, 3500 की है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे आपको प्रिविलेज मिल सकते हैं, और बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आपको मैं इस टाइप के जो रिटायरमेंट वीज़ाज़ के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं कि आप चाहते क्या हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आपका मेन मोटो क्या है। तो इवन इस वीज़ा में आप अपने डिपेंडेंट बच्चों को और अपनी स्पाउस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने अपने पेरेंट्स को भी फैमिली रियूनियन में इन डालना है तो उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूं कि आप किस वे से उनको भी डाल सकते हैं। तो लेने के लिए लोग किस वे से आपको इसमें पैसे कमाते हैं, आपको किस टाइप की मोटिवेशंस देते हैं, वहाँ कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले पैसिव इनकम क्या है। पैसिव इनकम मीन्स कि जिसमें आपका अपना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो इनकम आपको विदाउट आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से आ रही है, तो उस दिस इज़ कॉल्ड ए पैसिव इनकम। अभी मैंने कुछ दिन पहले डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे पास डिजिटल नोमैड वीज़ा से रिलेटेड 14-15 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम उस वीज़ा में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन अगर आपने D7 वीज़ा लेना है, अगर आपके पास रिमोटली इनकम भी है, पैसिव के अलावा रिमोटली इनकम भी है, तब भी मैं आपको ये D7 वीज़ा का ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आपको किस वे से आपका ये वीज़ा हम सिक्योर करवा सकते हैं, जिसमें हम आपकी हेल्प करवा सकते हैं। तो अभी पैसिव इनकम किस टाइप की हो सकती है, आप अभी एज के ऊपर आ जाते हैं। मैं कहा यहाँ पे एज बार भी नहीं है, अगर आप 18 प्लस होनी चाहिए मिनिमम एज, तो 18 प्लस भी अगर हैं, आप इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई, अगर आपके पास ये पैसिव इनकम है या रिमोटली इनकम है। तो देयर इज़ नो एनी एंड फॉर द एज। तो अभी पैसिव इनकम आपकी कोई पेंशन इनकम आ रही है, इवन आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, आपको डिविडेंड इनकम आ रही है फ्रॉम जो आपके शेयर हैं, आपने कोई बॉन्ड लिए हुए हैं किसी गवर्नमेंट के, आपको रेंटल इनकम आ रही है। अगर आपको इस टाइप की कोई इनकम आ रही है तो उसके आप मुझे एविडेंसेस दिखाएं, वो इनकम आपको किस तरीके से आ रही है। और हम ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी पैसिव इनकम इट शुड कम थ्रू बैंक, ऐसा नहीं कि मैं कैश में जी रेंटल इनकम रह रहा हूँ। तो अगर वो है आपकी, आप मुझे दिखाएं। आपको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा और प्रिकॉशंस बताऊंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंटों को और क्रिएट करना है, कौन से आपने डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एजेंसी से प्रोक्योर करने हैं जब आपने D7 वीज़ा को अप्लाई करना है। इवन आपकी वेल्थ रिपोर्ट किस वे से प्रिपेयर करनी है, वेल्थ रिपोर्ट बनाने के लिए किस वे के प्रिकॉशंस लेने हैं, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके थ्रू वेल्थ रिपोर्ट बनानी है वो कितना कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो आपके हर एक चीज़ को किस वे से एलेबोरेट करे। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जब आपने D7 वीज़ा अप्लाई करना है। अपार्ट फ्रॉम पैसिव इनकम, तो अभी आप नोमाडेज प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप प्रेजेंटली कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, जहाँ आप कोई जॉब कर रहे हैं, या व्हाट्सएवर कर रहे हैं, उसका भी एविडेंस भी नीड कि वहाँ की गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करवाने के लिए। इवन इसके अलावा आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, ये तो पैसिव इनकम आ रही है, और पैसिव इनकम के अलावा आपके बैंक के अंदर आपकी अपनी कंट्री के अंदर कितनी सेविंग्स हैं, उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल द थिंग्स, आपके पास अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कितनी है, वो सारी चीज़ हम देखने के बाद फिर हम आपको कंक्रीट बताएंगे कि आपके केस को हम किस वे से करवा सकते हैं, इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है। इन चीज़ों को एवेल्युएट करने के बाद फिर हम आपकी बच्चों की डेट्स, एज चेक करते हैं, उनको किस टाइप के बेनिफिट्स वहाँ पर दिलवा सकते हैं। उनकी एज देखने के बाद अगर कोई बच्चा ओवर एज है, 18 या 20 साल का है, तो उसको हम किस वे से आपकी ही एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड करवा सकते हैं। क्या इसके अंदर सिंगल एप्लीकेशन सबसे पहले प्रोसेस होगी जो मेन एप्लीकेंट है, और मेन एप्लीकेंट की अभी प्रोसेस करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये पैसिव इनकम सारी की सारी क्या मेन एप्लीकेंट के नाम पर ही होनी चाहिए, जहाँ जो पैसिव इनकम है वो स्पाउस के नाम पर भी आ रही है। और बहुत सारे लोग ब्लंडर्स करते हैं, ऐसी पैसिव इनकम
पेरेंट्स के नाम पर ही दिखा देते हैं कि मुझे यहाँ से भी आ रही हैं। वो सारी की सारी चीज़ों को प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि हमारे पास जब केसेस रिजेक्ट होकर आते हैं, जहाँ जो केसेस लोगों ने किसी इनकम्पिटेंट कंसल्टेंटों को दिए होते हैं, तो जब वो स्पॉइल हो जाते हैं, जब वो स्टक हो जाते हैं, तो तब फिर लोग हमें जब रिसर्च करते हैं नेटों के ऊपर, तब वो हमें फिर अप्रोच करते हैं कि सर हमारे साथ ऐसी हैपनिंग हुई है, तो आगे फर्दर बताइए। तो ये मैंने सारे के सारे आपको चीज़ें बता दी। तो इवन उसके बाद फिर हम आपकी सबसे पहले जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्नें हैं, तो आप इनकम टैक्स की रिटर्नों के अंदर भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो आपने अपनी पैसिव इनकम बताई है। रेंटल इनकम आ रही है, क्या उसका कोई टीडीएस भी जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपके रेंट एग्रीमेंट किस वे से बने हुए हैं, क्या वो लोकल बने हुए हैं या कच्चे में बने हुए हैं या पक्के में बने हुए हैं, उनको भी देखना पड़ता है। उसको देखने के बाद वी आर डिसाइडिंग कि अभी आपके केस को किस वे से हम वहाँ पर प्रेजेंट करें। रिमोटली इनकम आ रही है, रिमोटली इनकम आ रही है, तो वो कितने टाइम से रेगुलर आ रही है, ये सारे चीज़ें चेक करने के बाद वी आर टेलिंग। तो अभी इनकम होनी कितनी चाहिए, 760 यूरो पर मंथ। अगर आपकी ये पैसिव इनकम आपको रेगुलर पिछले 1 साल से आ रही है, मैं 1 साल मिनिमम लेकर चलता हूँ, अगर 6-7 मंथ की है भी, वो हम डिसाइड करते हैं कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है। तो आपकी लिक्विडिटी देखने के बाद अगर वो 3 महीने से आ रही है, तब भी मेन है कि आपके पास लिक्विडिटी कितनी है, उसको किस वे से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी स्पाउस को साथ में कंपनी कर रहे हैं, तो उसकी जो एडिशनल इनकम है 380 यूरो पर मंथ होनी चाहिए, साथ में 760 के अलावा। अगर आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं तो 250 यूरो उनका भी पर मंथ होना चाहिए। ये टोटल जो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर आपकी पैसिव इनकम पर मंथ आ रही है, तो आप एलिजिबल हैं, आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके ये सारे चीज़ों को मैं एवेल्यूएट करने के बाद आपका सबसे पहले वहाँ का हम टैक्स नंबर, जिसको हम पैन कार्ड इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं, ऐसे ही निफ नंबर अप्लाई करते हैं। निफ नंबर जब आपका निफ नंबर विद इन 2 वीक्स मैक्सिमम टाइम है हमारा, 2 दिन के अंदर भी है, 3 दिन के अंदर भी है। अभी आप जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका भी देख लेना वो कितने दिन के अंदर आपका निफ नंबर अप्लाई करवाकर और आपका ये निफ नंबर आपको भेजता है। उसके बाद निफ नंबर किस किस का अप्लाई करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी स्पाउस के साथ जा रहे हैं, बच्चों का भी करना है या फिर का भी करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सब फैमिली के निफ नंबर अप्लाई करवा के सिर्फ एजेंट्स पैसे ले लेते हैं, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन बताएगा, वही बताएगा जो कॉम्पिटेंट है। निफ नंबर के बाद हम आपकी जो भी वेल्थ रिपोर्ट है उसको देखने के बाद देन वी आर सजेस्टिंग कि आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट बैंक रहेगा पुर्तगाल के अंदर, जो इंटरनेशनल टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जो इंटरनेशनली कोई पर्सन अकाउंट खोलता है। तो आपका बैंक अकाउंट भी हम ऑनलाइन विद इन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 वीक से लेकर 4 वीक्स के अंदर ओपन करवा कर देते हैं। जो कि बैंक अकाउंट ओपन होता है वो डायरेक्टली आपने ही एक्सेस करना है, आपने ही उसको यूज़ करना है। हम किसी भी टाइप की आपसे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेते कि वो हम ऑपरेट करेंगे। तो वो ओपन होने के बाद जब वो ओपन हो जाता है आपके मोबाइल के अंदर, वो खुल जाता है, तो आपके अकाउंट के जो इंडिया के अंदर जो पैसे पड़े हैं, आपने उसी अकाउंट से वो पैसे वहाँ के बैंक के अंदर डिपॉजिट कराने हैं जो आपके अकाउंट नाम पर खुला है। लेकिन फिर मैं श्योर कर दूं कि पैसे वहीं से ट्रांसफ़र होने चाहिए जो आपके नाम का बैंक अकाउंट है जिसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं इंडिया के। ये ना हो कि आपने अपनी वाइफ के अकाउंट से करवा दिया, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से करा दिया, आपने थर्ड पार्टी के थ्रू करवा दिया उस बैंक के अंदर पैसे, तो देन इट इज़ आल्सो ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो वो हम प्रिकॉशंस दिलवाते हैं। अभी बैंक अकाउंट खुलने के बाद पैसे ट्रांसफ़र कितने करने हैं, पैसे ट्रांसफ़र जो एलिजिबिलिटी है वो तो हम ये चाहते हैं कि जो 1 साल की आपकी इनकम है ये आपने वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है। 1 साल की जो आपकी इनकम, ये पैसिव इनकम आ रही है। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि 1 साल से ज़्यादा करनी है। 1 साल से ज़्यादा कितनी करनी है, जब मेरे पास आएंगे फिर मैं बताऊंगा कि आपने इतने पैसे आपने ट्रांसफ़र करने हैं। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बताएगा कि इसमें ये प्रिकॉशंस लेने हैं। ये होने के बाद फिर ये ओपन होने के बाद फिर हम यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करते हैं, उसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेकर देते हैं। आपकी पुलिस क्लियरेंस मैंडेटरी है। अभी लोग क्या करते हैं कि आप से सिर्फ लीज के नाम पर, अकोमोडेशन के नाम पर लाखों रुपया ले लेते हैं कि अभी हम आपके लिए एक रेंटल घर भी लेकर देंगे, उसका रेंटल इतना पर मंथ है और साथ में रेंट पे लेने के लिए आपको 3 मंथ का एडवांस भी देना पड़ेगा। अगर 500 यूरो पर मंथ का रेंट है तो आपको 1500 यूरो एडवांस में और हर महीने 500 यूरो देना पड़ेगा। ऐसे लोग कहकर भी आपसे पैसा लेते हैं।
वो भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक टेम्पररी लीज एग्रीमेंट जरूर लगेगा। उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपसे आपको गाइड करेगी, जिसमें आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे बचा कर देगी। ऐसे नहीं कि उसमें भी हम लाखों रुपया ले लेंगे। तो वो लगने के बाद यहाँ की सारी वेल्थ रिपोर्टों लगने के, वहाँ के बैंक लगने के बाद यहाँ पर वीज़ा अपॉइंटमेंट गए, फिर आपकी एक प्रपोजल बनेगी, कवरिंग लेटर बनेगा प्रेजेंटेबल। उसके अंदर आपने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, वो वही बताएगा जिसको इसके बारे में एक्सपर्टाइजेशन है। ये सारे का सारा जब बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो आपने फिजिकली जाकर अम्बेसी के अंदर सबमिशन करवाना है। अम्बेसी के अंदर सबमिशन के बाद दे विल टेक ए 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीने के अंदर दे विल गिव द डी वीज़ा। 4 महीने का आपको डी वीज़ा देगी। उसी वीज़ा के अंदर वो आपको सेफ की भी अपॉइंटमेंट दे देगी, जो आने वाले टाइम में आपमा जिसको कहते हैं आपमा बनेगा, कि इतनी दिन को आप इतनी जब आपका यहाँ आकर इतनी तारीख को आके अपने आप बायोमेट्रिक देकर रेजिडेंसी कार्ड ले लीजिए। ये सारी की सारी चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन आपको करवा कर देगा। जैसे ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये हमने फिजिकली काम किया हुआ है। अभी आ जाते हैं टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। अभी टैक्स लायबिलिटी क्या है? तो जो पुर्तगाल का जो टैक्स सिस्टम है, जो 48% तक का टैक्स स्लैब्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो अभी आपके लिए जो D7 वीज़ा लेता है, D2 वीज़ा लेता है, उसके लिए क्या ऑब्लिगेशंस हैं, हम हर एक टैक्स के बारे में बता सकते हैं। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है। अभी ये वीज़ा जो D7 है, भाई कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? जो 58 का आर्टिकल के अंदर आता है। अभी टैक्स लायबिलिटी क्या है कि आप अभी वहाँ पर NHR नॉन हैबिचुअल रेजिडेंट कंसिडर होंगे, तो आपके लिए 10 ईयर्स एग्जम्पशंस हैं। आपको प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं लगेगा अप टू 48%। प्रोग्रेसिव टैक्स मीन्स ये है कि जो इंडिया के अंदर ही प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, यहाँ पर भी अप टू 30% तक आपको लगता है, तो वहां पर 48% तक लगता है। लेकिन बीइंग NHR होने के कारण आपको 10 ईयर्स तक टैक्स एग्जम्प्टेड है। टैक्स एग्जम्प्टेड मीन्स फ्लैट है कि आपके जो पेंशन इनकम है वो फ्लैट 10% टैक्स रहेगा। आपकी जो पेंशन इनकम जो आपने बताई है वो आपको देना पड़ेगा। प्लस इसके अलावा क्या है, 20% आपको टैक्स किसके ऊपर देना पड़ेगा? अगर आप अपनी इनकम पुर्तगाल के अंदर जाकर जनरेट करते हैं, किस वे से, जॉब से या बिजनेस से, तो उसके ऊपर फ्लैट 20% देना पड़ेगा टिल 10 ईयर्स तक। जो आपको ये 10 ईयर्स तक टैक्स एग्जम्पशंस मिलेगी। जो 10% जो लगेगा आपकी जो पैसिव इनकम के ऊपर, 20% लगेगा आप अगर इनकम पुर्तगाल के अंदर अर्न करते हैं। ये जो एग्जम्पशंस हैं जो आपको सिर्फ 10 ईयर्स तक मिलेगी। आफ्टर 10 ईयर्स आपको भी फिर प्रोग्रेसिव टैक्स ही लगेगा अप टू 48% तक, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये भी इसके बारे में क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मैं थोड़ा सा टैक्स सिस्टम के बारे में बता दूं, उनका जो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम किस तरीके से है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर किसी की ईयरली इनकम 7,100 है साल की, तो 14% है। अगर उसकी 7,100 से लेकर 10,000 तक की है तो 23% है। इसी तरीके से अगर किसी की इनकम 80,000 से लेकर 2,50,000 यूरो की साल की है, 48% लगता है, प्लस 2.5% एडिशनल टैक्स है। तो जिसकी इनकम 2,50,000 यूरो से ज़्यादा है साल की, तो उसको 48% प्लस 5% एडिशनल टैक्स लगता है। ये प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। लेकिन इन टैक्स के ऊपर भी रिबेट्स मिलती है। वो किस वे से मिलती है वो हम आपको बताएंगे कि खर्चे किस तरीके से डालने हैं, गवर्नमेंट से रिबेट कैसे लेनी है। जैसे इंडिया के अंदर हम टैक्स सिस्टम को हम फेमरलाइज हैं, मैंने बताया कि जैसे हम फंड मैनेजमेंट में बड़े टेक्निकल है, तो वहाँ के भी जो टैक्स सिस्टम में सेविंग कैसे करानी है उसके अंदर भी वी आर वेरी टेक्निकल। तो अभी हमारी वीडियो को और यूट्यूबरों की वीडियो को कंपेयर करने के बाद आपने डिसाइड करना है, चाहे D7 चाहे पुर्तगाल का किसी टाइप का भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। क्राउन इमिग्रेशन के पास पुर्तगाल के अंदर नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, क्योंकि पुर्तगाल का इमिग्रेशन सिस्टम इज़ वेरी रिजिड। ऐसा नहीं है कि 2-3 टाइप के ही वीज़ा है। उन कंट्री के अंदर आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको हम बता सकते हैं कि आपको हम कौन से आर्टिकल के थ्रू वहाँ ले जाएं, कौन सा यहाँ पर हम वीज़ा अप्लाई करें जिसमें आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलें। तो क्राउन इमिग्रेशन, जैसे मैंने पुर्तगाल के बारे में एक्सप्लेन किया, ऐसे ही 100 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी भेजती है। प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि बीइंग इन्वेस्टर भेजें, जहां आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अंडर रिटायरमेंट वीज़ा भेजें, जहां आपके लिए डिजिटल नोमैड वीज़ा अच्छा रहेगा, जहां आपके लिए जॉब सीकर वीज़ा अच्छा रहेगा, जहां आपको एज ए स्टूडेंट विद स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ भेज दें।
जहां आपको वहां पर टूरिस्ट वीज़ा लेकर कोई ऐसी कंट्री में बता दें जो वहां पर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा जाकर भी चेंज करवा सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शन है, बट डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। इसके अलावा एक चीज़ की मैं और भी गारंटी दे देता हूँ, ये D7 जो पुर्तगाल का वीज़ा है, कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं ये गारंटेड है, बाकियों से कम रहेंगे। और हमारी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं पेमेंट की भी, जितने भी सारे कंसल्टेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं D7 वीज़ा को या D2 को, उससे जो टर्म एंड कंडीशन सबसे रिलैक्स रहेगी। तो इन दोनों चीज़ों को भी कंपेयर करना है जब भी आपने ये D7 वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो दिस इज़ अवर आल्सो ए गारंटी। क्राउन इमिग्रेशन के 2 चैनल हैं, उनके ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अगर आप हमारी उन सब वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे जितने भी ये दोनों चैनल हैं उन चैनलों को ब्राउज करके उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।